दोस्तों नमस्कार। एक दुनिया समानांतर पुस्तक से मैं आपके साथ कहानियाँ साझा कर रहा हूँ और आज हम हरिशंकर परसाई जी की रचना भोला राम का जीव पढ़ेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं था। लाखों वर्षों से असंख्य लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे धर्मराज, और धर्मराज के जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले लिपिक हैं चित्रगुप्त, और उनके कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या नरक में जगह अलॉट हुआ करती थी। ये पहली बार हुआ कि एक जीव है, उसको लाते लाते वो जीव बीच में से गायब हो गया। यमदूत बदहवास सा आता है और चित्रगुप्त को खबर देता है कि महाराज ये तो गजब हो गया, मैं उसे ला रहा था और वो रास्ते में से ही गायब हो गया। मैंने पूरा ब्रह्मांड छान मारा लेकिन वो भोला राम का जीव मुझे कहीं मिला नहीं। महाराज अब क्या होगा मेरा? अब तो मुझे दंड मिलेगा। अब वो एम्प्लॉई है और उसको पनिशमेंट का डर लग रहा है कि भाई ऊपर से आदेश था, उस आदेश का पालन नहीं हुआ है, आदेश का पालन नहीं हुआ होगा तो सो कॉज नोटिस और बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन चित्रगुप्त भी परेशान हो गए कि बताओ, इसकी अथॉरिटी तो मैंने ही दी थी इसको कि जा कर ले आओ। दूसरे यमदूत को भेजता तो वो पकड़ के ले आ भी सकता था, लेकिन इसको दे दिया था मैंने, और उस यमदूत से गलती भी तो आज तक नहीं हुई थी। चित्रगुप्त भी परेशान, कहाँ गया भोला राम का जीव, कहाँ गया? ये बात पहुंची धर्मराज के पास। धर्मराज पूछे तुमने कहाँ कहाँ देखा? उसने कहा कि महाराज मैं उसे रास्ते में से ला रहा था, मेरे साथ चल दिया था वो, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने उसका घर, उसका दफ्तर, उसका हर जगह देख लिया लेकिन मुझे मिला नहीं वो। मैंने तो पूरा ब्रह्मांड छान मारा। धर्मराज के माथे पर भी पसीना चढ़ गया। ऐसा अगर हो गया तब तो सृष्टि का क्रम ही पलट जाएगा कि मृत्यु के बाद जीव यहाँ पर ना आए। इसी बीच उधर से नारद गुजर रहे थे और कहा नारायण नारायण। क्यों धर्मराज, नरक में रहने की समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई? धर्मराज कहते हैं कि अरे नहीं, कब की खत्म हो गई है। वो पृथ्वी लोक से गुणी गुणी कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, गुणी गुणी इंजीनियर आए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके अच्छे अच्छे पुल बनाए, अच्छे अच्छी इमारतें बनाई, तो उनकी जगह तो नरक की ही है ना, वो तो बना दिए हैं। यहाँ पे कब की खत्म हो गई है, तो फिर ये तुम्हारे माथे पर पसीना कैसे है? क्या बताएं महाराज, एक भोला राम का जीव था, 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। उसको अभी तक तो रिपोर्ट कर देना चाहिए था, पर वो अभी तक गायब है। महाराज अगर ऐसा हो गया तब तो सृष्टि कैसे चलेगी? नारद बोले कि ये तो भाई चिंता की बात है, इसको मुझे देखना पड़ेगा। कहते कि अच्छा ठीक है, मैं पृथ्वी लोक जाता हूँ, थोड़ा मुझे उसका नाम पता तो दो। अच्छा ये बताओ, कहीं उसका इनकम टैक्स का कुछ बकाया तो नहीं था? अरे नहीं, उसके पास इनकम होती तब तो बकाया होता। तो फिर क्या उसका मैटर है? तो अरे वो सरकारी आदमी था, रिटायर हो गया था, रिटायर हुए 5 साल हो गए थे, अब उसका समय आ गया था। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। नारद पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर आने के बाद उनको उनकी पत्नी, भोला राम की पत्नी और उनकी बेटी की, उन बच्चों की आवाज़ सुन करके पूछ लेते हैं कि भाई ये भोला राम का घर है? हाँ ये भोला राम का ही घर है। तो ये बताओ कि भोला राम का किसी से दुश्मनी था? नहीं महाराज, उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है? तो भोला राम का कुछ बकाया था किसी का? तो नहीं, किसी का बकाया नहीं था। अच्छा अच्छा, उनका किसी स्त्री के साथ तो संबंध नहीं था? पत्नी नाराज हो जाती, कहती है कि अच्छा अगर तुम साधु नहीं होते तो तुमको बताती मैं। वो तो गऊ आदमी थे, गऊ, उनका किसी स्त्री के साथ कोई चक्कर नहीं था, किसी स्त्री को तो आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तब क्या बात है, तब नारद, उनको लगता है कि अब कहानी थोड़ी जटिल होती जा रही है भोला राम की। नारद फिर पूछते हैं अच्छा उनका दफ्तर में चलता हूँ। अच्छा सुनो, वो रिटायर हो गया था? हाँ। तो पेंशन मिलना शुरू हो गया था कि नहीं?
तो पेंशन नहीं मिल रहा था, 5 साल से वो अर्जी पर अर्जी दे रहे थे, दरख्वास्त दे रहे थे, पर अभी पेंशन शुरू नहीं हुआ था। अगर पेंशन मिलना ही शुरू हो जाता तो कुछ अच्छे दिन आ गए रहते हमारे, और खा पी करके अभी कुछ दिन और वो चल देते, लेकिन पेंशन के आने के पहले ही महाराज वो चल निकले। अच्छा, नारद फिर अपना वीणा उठा करके चल देते हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, पूछते शुरू करते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, भोला राम के बारे में हमें बात करनी है। चपरासी उनको एक जगह से दूसरे जगह पर टरकाते रहते हैं। फिर एक चपरासी अजीज जाकर कहता है कि तुम हमारे पास क्या आ रहे हो, एक क्लर्क के पास जाओ। क्लर्क कहता है तुम बड़े बाबू के पास जाओ। बड़े बाबू कहता है कि तुम बड़े साहब के पास जाओ, वहाँ पे जाकर पेंशन वाली बात करो, हमारे पास क्या है। पर नारद जाते हैं बड़े साहब के पास, कहते हैं देखो भाई, भोला राम का एक नाम का एक आदमी था, इसी दफ्तर में काम करता था, पेंशन उसकी नहीं मिल रही थी, 5 साल रिटायर हुए हो गए थे। बड़ा साहब कहता है कि अच्छा, भोला राम ने तो अर्जियां बहुत सारी दी हैं, दरख्वास्त बहुत सारे दिए, पर उसने वजन कुछ नहीं रखा। नारद कहते कि अरे ये तो पेपर वेट है, इसको रख लो। तब वो साहब समझाता है कि महाराज आप साधु आदमी हैं, और ये मंदिर है, ये ऑफिस भी तो मंदिर ही है। जब तक मंदिर में आप प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तब तक ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे। तो प्रसाद चढ़ाना जरूरी था ना। और भोला राम ने कितनी बार भोला राम को कहा कि कुछ वजन रख दो, कुछ वजन रख दो, पर नहीं, भोला राम वजन रखने की बात ही नहीं समझ रहा था। अच्छा महाराज, आप एक काम कर सकते हैं, आपकी ये वीणा बहुत अच्छी है और आप भोला राम के हितैषी मालूम होते हैं। आप काम करिए, ये वीणा बस वजन पे रख दीजिए, और मेरी बेटी गीत संगीत का शौक़ रखती है, वीणा सीख जाएगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी और भोला राम का पेंशन का काम भी हो जाएगा। नारद अपना वीणा रख देते हैं और वो पूछता है कि क्या नाम था भाई उसका। तो नारद कहते हैं भोला राम, और वो भोला राम के लिए फाइल मंगाते हैं बड़े बाबू से, साहब बड़े बाबू भोला राम का फाइल लाओ। फिर से पूछता है कि अच्छा क्या नाम था उसका। तब नारद जोर से बोलते हैं कि भोला राम। तभी बड़े बाबू फाइल लाते हैं और उस फाइल में से भोला राम की आवाज़ आती है, जी साहब। तो नारद बोलते हैं अरे तुम भोला राम के जीव हो ना। भोला राम बोलता है हाँ हाँ मैं यही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें स्वर्ग में कब से खोजा जा रहा है, पूरी सृष्टि में हड़कंप मचा हुआ है, तुमने सृष्टि का क्रम ही बिगाड़ दिया है। भोला राम कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी तक नहीं जाऊँगा, जब तक मेरा पेंशन का काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं इन्हीं फाइलों में दबा रह जाऊँगा और मैं यही रहूँगा, मैं तब तक स्वर्ग नहीं जाऊँगा। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हरिशंकर परसाई की एक तगड़ा व्यंग है हमारी व्यवस्था के ऊपर, उस व्यवस्था के ऊपर जो किसी की व्यवस्था का फ़ायदा उठाती है, व्यवस्था का फ़ायदा उठाती है, और उन लोगों के ऊपर व्यंग है जो अपनी जेब भरने के लिए दूसरों की जेब खाली किए जाते हैं। हरिशंकर परसाई ने ये रचना बहुत पहले लिखी थी और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको गुदगुदाएगी, आपको आज के परिदृश्य और पहले के भी परिदृश्य में एक बहुत तगड़ा सटायर, सार्काज़म और व्यंग का जो स्तर है वो महसूस कराएगी कि हाँ, हमारे समाज में पहले भी दिक्कतें थी, अभी भी दिक्कतें हैं, पर ऐसी तरह समाज चलते रहता है, आगे भी चलते रहेगा। हरिशंकर परसाई की रचना जरूर पढ़िए, आप बने रहिए हमारे साथ यूनिक एग्जाम्स IAS। इसी तरह से कुछ गंभीर कहानियाँ, कुछ गुदगुदी कहानियाँ, कुछ हास्य व्यंग और कुछ गंभीर किताबें, कुछ हल्की किताबें, कुछ रोमांटिक किताबें आपके साथ साझा करते रहेगा, जिससे कि आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और बेहतर से बेहतर बने रहिए।